जोड़ लगाएं और हम ज्यादा से ज्यादा सीट लेके आए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कई जोक तो ऐसे आ रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि एमपी मॉडल को, कि पुलिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कहा जा रहा है यार इंस्पेक्टर का एग्जाम दे दो यार तुम तो। वो अब बेचारा उतर के क्या करेगा, वो मुझे भी पढ़ के हंसी आ रही थी। खैर, अनिल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने एक पर्सपेक्टिव रखा राजस्थान में। मुझे मालूम है आपके बहुत टाइम कॉन्स्टेंट है, फिर भी आप आधा घंटा रुके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं गौतम दा के पास आऊंगा। गौतम दा, आपने तेलंगाना की बात भी सुनी और राजस्थान की बात भी सुनी, फिर मैं लास्ट में फिर राकेश अचल जी के पास आऊंगा, फिर आपका भी दोबारा पर्सपेक्टिव लूंगा। गौतम दा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप प्रेस क्लब के चीफ बने हैं फिर से, और मुझे लगता है कि हमारे चैनल से आप बहुत लंबे समय से जुड़े भी रहे हैं और हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। तो मैं समझता हूं कि आपका आना इस पोस्ट पर भारत में प्रेस की आज़ादी के लिए एक ताज़ी हवा की तरह है, और मैं चाहूंगा कि आप जैसे व्यक्तित्व जब आएंगे तो हमें थोड़ा हौसला आ जाता है कि हाँ, प्रेस सुरक्षित हाथों में है, फाइट करने वाले हाथों में है, और कहीं ना कहीं हमको उस विनाश काल से बचाने में आप हमारे सहयोगी जरूर बनेंगे। दादा, आप सारे पर्सपेक्टिव को कैसे देखते हैं? जो 5 राज्यों के इलेक्शंस हो रहे हैं, छठा शायद कश्मीर भी जुड़ जाए, मीटिंग चल रही है उसके ऊपर भी, तो आप एक मैक्रो लेवल पे क्या पर्सपेक्टिव देखते हैं इसके ऊपर? धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले तो मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आपका चैनल में ही आपने सबसे पहले मेरा इंटरव्यू किया प्रेस क्लब चुनाव के ऊपर। उसका बहुत प्रेस क्लब सदस्य के ऊपर वायरल हुआ है, उससे कुछ असर पड़ा है। आपका दर्शकों को भी बधाई देता हूं और उनके कारण मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं कि उनको आशीर्वाद था, इसलिए शायद हमारा टीम इस बार 21 लोग होता है, 21 के 21 जीता है, विरोधी एक भी नहीं जीता है। कल तो आपके आशीर्वाद से, अचल जी के आशीर्वाद से हमारा चैनल 1.5 लाख सब्सक्राइबर बेस क्रॉस कर गया सर। तो बहुत तेज इसके गति बाद में और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे उम्मीद है। दूसरी बात है, आपने जो कहा कि मैं तो देखता हूं कि शायद प्रेस क्लब चुनाव में जो 21 शून्य हुआ है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और शून्य हो। तो ये तो एक्चुअली मैं कोई आशा का बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरे जो सारे पत्रकार से बात होता है इस राज्य का, खास तौर पे मेरा प्रेस क्लब चुनाव के बाद, जैसे हैदराबाद प्रेस क्लब का अध्यक्ष मेरे को वार्ता भेजा है, और भी स्टेट क्लब से आ रहा है लगातार। तो इस सबसे जो फीडबैक है, इसे लगता है कि सारी जगह पे मैं नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस जीत रहा है, मैं ये कहूंगा कांग्रेस एडवांटेज पोजीशन में है और जीत सकता है। बात सही है कि मेरे सबसे कुल मिला के मैं तो लार्जर स्टेट स्पेसिफिक की जगह मैक्रो पिक्चर में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मेरे लगता है कि ये चुनाव मोदी जी का अपना प्रतिष्ठा के लिए एक अहम परीक्षा है, क्योंकि मोदी जी चेहरा होते हैं सारे चुनाव में। खास तौर पे हारने के बाद तो मोदी जी स्टेट लीडरशिप के ऊपर जिम्मेवारी दे देते हैं, उनका लीडर भी दे देते हैं, नहीं तो जेपी नड्डा का ऊपर भी डालते हैं। लेकिन एक प्रतिष्ठा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अगर भाजपा उतना प्रदर्शन नहीं कर पाया, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के अंदर नया कुछ इशू ना उभर के आ जाए। क्या मोदी जी हमको जिता पा रहा है? क्या जीता पाएंगे? एक लाइन लेते हैं इन लोगों ने कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव अलग है, लेकिन अभी सारे कर्नाटक चुनाव साबित कर दिया। कर्नाटक चुनाव वाज ऑलमोस्ट लाइक ए नेशनल पोल। तो ये होने के बाद जो लगता है कि हर चुनाव में और ये स्थिति हो गया, भाजपा और नो भाजपा, इसमें पूरा पोलराइज्ड एक हुआ है। इन लोगों ने धार्मिक पोलराइजेशन करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक पोलराइजेशन हो चुका है देश में कि भाजपा या नॉन भाजपा। तो नॉन भाजपा में इस सारे स्टेट में कांग्रेस ही है। मिजोरम में पहले कांग्रेस होते थे, बाकी उनका क्षेत्रीय दल भी है। मुझे नहीं लगता है कि जो कांड हुआ है अभी रिसेंटली नॉर्थ उत्तर पूर्व भारत में, और खास तौर पे जो धर्म के नाम पे क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ जो हुआ है, मिजोरम में क्या होगा फल, बीजेपी के लिए तो अच्छा, बीजेपी का साथी अगर उसके साथ जाएंगे उसको भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मिजोरम को भी मैं दरकिनार नहीं कर रहा। वो भी एक अहम है कि उत्तर पूर्वांचल के लिए वो एक अगला संकेत है मिजोरम का चुनाव।
तो इसलिए मैं जो मैं सारी बात सुनी, मध्य प्रदेश की बात सुनने के उत्सुक हूँ, क्या स्थिति है। लेकिन ये बात सही है जो चर्चा हो रहा थे राहुल गांधी क्यों कहा ऐसे। देखिए राजस्थान तो ऐसे एक राज्य है जहाँ पे कहा जाता है कि हर साल बदलते, 5 साल के बाद सरकार बदलते, तो स्वाभाविक एक एंटी इनकम्बेंसी है, वो रहेगा, बात सही है। लेकिन खास तौर पे रिसेंटली अशोक गहलोत जो प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया, वो प्रोग्राम राज्य के लिए हो सकता है। भविष्य में अगर कोई ऐसी सरकार बने, गैर भाजपा सरकार दिल्ली में, शायद वो राजस्थान का सारे प्रोग्राम पे राष्ट्रीय स्तर पे लागू करना पड़ेगा। कि बहुत सारे जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर उन्होंने जो ध्यान दिया, वो एक बहुत बड़ा अहम मसला है। हाँ, कुछ जगह पे मैं सुन रहा हूँ कि कुछ प्रोग्राम का बेनिफिट लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। सचिन पायलट अभी भी एक फैक्टर कुछ पत्रकार मान रहे हैं। उसका क्या होगा, कितना असर पड़ेगा, लेकिन सचिन पायलट को शायद समझ में आ गया है, उनका जो विधायक है उनके आ गया है कि अगर इस कारण से हम सत्ता हार जाएंगे तो सचिन पायलट का भविष्य, राजनीतिक भविष्य को भी दांव में आ जाएगा। इसलिए शायद मुझे नहीं लग रहा है कि सचिन पायलट के बारे में जो शंका है, वो शंका मुझे अभी नहीं लगता है कि उतना गहरा है। पहले जो था उससे बहुत ज़्यादा सुलझ गया है। तेलंगाना में सबसे बड़ा, मैं मीडिया के हैसियत से कहूँ, तेलंगाना में एक बहुत बड़ा मसला है मीडिया हरासमेंट। मीडिया का बहुत सारे शिकायत हमारे पास आते हैं, आ रहा है। तेलंगाना से बहुत सारे पत्रकार दिल्ली में आए थे प्रदर्शन करने के लिए, हम लोग उनसे मिले हैं। वहाँ के बाकी जो पॉलिटिकल इशू है, उसके अलावा केसीआर का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, खास तौर पे जो किसी आलोचना ऑलमोस्ट लाइक दिल्ली कि वो सहन नहीं पाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा एक नाराजगी है। कुछ मीडिया तो होता है सत्ता पक्ष के साथ रहता है, वो तो होगा ही, लेकिन खास तौर पे मुझे लगा मीडिया, उसके अंदर भी जो मीडिया काम कर रहा है, वो भी सरकार से संतुष्ट नहीं है। खास तौर पे उनके साथियों के ऊपर जो अत्याचार हुई है, ये एक जवाब है तेलंगाना में। साथ साथ जो आपने जो कहा मीडिया का आज़ादी, इसमें हमारा भी नारा रहेगा, मीडिया का आज़ादी के बारे में जो समर्थन करेंगे, आप कृपया करके उसी राजनीतिक दल को समर्थन कीजिए। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे कोई राजनीतिक दल आए जो मीडिया के ऊपर कार्रवाई करे और मीडिया का गला घोंट दे। हमारा संविधान में जो आर्टिकल 19(1)(a) जो धारा है, आर्टिकल है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहा गया है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। ये अधिकार को बरकरार जो रखेंगे, मुझे लग रहा है एक मैसेज चला गया है डाउन टू द लेवल कि ये एक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है। तो इसलिए इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी मीडिया का आजादी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। ये आपको बता, मेरा तो दूसरा प्लान है, वो तो अभी नहीं बताऊंगा कि मैं सारे प्रेस क्लब को लेकर एक बैठक करने जा रहा हूँ। उसके बाद तो तय करेंगे हम मीडिया चार्टर क्या होना चाहिए। राजनीतिक स्तर पे मध्य प्रदेश में देखिए, अगर इतने सारे एमपीज को उन लोगों ने इसलिए डिसाइड किया कि उनको पता है अगर वो हार जाते हैं तो एमपी रहेंगे, लेकिन जीत भी जाते हैं एमपी पद से इस्तीफा देने के लिए कोई मजबूरी नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने तक वो पद वो रख सकते हैं। इसलिए इसलिए वो लोकसभा चुनाव अगर देखिए नवंबर दिसंबर में होता है, तो लोकसभा चुनाव 6 महीने का अंदर ही होगा। 6 महीने का अंदर ही होगा तो उसको रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको याद होगा एक वोट से जब वाजपेयी हारे थे, उसमें गिरिधारी गोमांगो उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर थे, वो एमपी भी रहे थे। वो आके वोट दिया था, इसके ऊपर आपत्ति जताए थे लाल कृष्ण आडवाणी, क्यों चीफ मिनिस्टर आके वोट दे रहे हैं। आपको याद होगा एक पार्लियामेंट के अंदर योगी जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पार्लियामेंट में आए थे और पार्टिसिपेट भी किया था। तो 6 महीना का जो समय है, इसलिए एक मैं कहूंगा कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पे भाजपा ने रणनीति अपनाया है। क्योंकि इसके सबसे ज्यादा जो मैसेज है कि स्टेट लीडरशिप के ऊपर भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व और भरोसा नहीं कर रहा है। उसको पता है कि इन लोगों का खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतना प्रबल है और इतना विरोधाभास है, मध्य प्रदेश में तो भयंकर है। आई थिंक राकेश जी और अच्छे ढंग से बताएंगे। मैंने तो मध्य प्रदेश का अखबार जो देखता हूँ, उसका 2 और 3 पेज में आता है जिला स्तर का खबर। तो जिला स्तर का खबर में आप देखेंगे कोई ऐसी जिला नहीं है जिसमें भाजपा का अनहोनी मसला
और अंतर्विरोध बहुत ही प्रकट है। आपको पता है ना, कुछ दिन पहले एक टीम दिल्ली से गया था जो सब थी सामान देखने के लिए, उसके सामने भी विरोध हुआ था। उसके सामने भी विरोध प्रबल हुआ, इतना भी हुआ कि उन लोगों को वापस भी जाना पड़ा। उन्होंने, कुछ लोग कह रहे थे हमें विधायक को नहीं चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि वो विधायक को हटा के हमें पूर्व विधायक को चाहिए। इस तरह का नारेबाजी चल रहा है, ये चुनाव में होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये सारे, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे पूरा मध्य प्रदेश में ही एक विरोधाभास भाजपा के अंदर है। मध्य प्रदेश में कितना भाजपा लीडर छोड़ के चले गए, इतना बड़े संख्यक नेता भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। बाकी शायद आपको कुछ ही स्टेट में दिखाई नहीं देगा, दिखा होगा। तो ये कुल मिला के एक इंडिकेशन ही हम बोल सकते हैं, सारे कांग्रेस के लिए अच्छा है। लेकिन राजस्थान के लिए राहुल गांधी का जो बात है, बात पहली बात है, जो राहुल गांधी ऐसे एक नेता है, मुझे जो लगा अभी तक, झूठ नहीं बोलते, वो सच के सहारे बोलते हैं। उनको जो हम जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी वही बोल रहा है, कड़ी टक्कर है। अगर वो नहीं कहेंगे तो उनका अंदर जो नेता है, विधायक है, उसका हौसला कैसे आएगा कि हम हार भी सकते हैं। ये शंका अगर मन में पैदा हो जाता है और बहुत जोर तोड़ से वो प्रचार में उतरेंगे, उसका अंदर जो अनहोनी विरोध है उसको कम करेंगे। इसलिए राहुल गांधी बड़ा स्ट्रेट वे, स्ट्रेट फैक्ट और ऑब्जेक्टिव सिचुएशन को बताया। मेरे तो लग रहा है राहुल गांधी बहुत बड़ा पत्रकार भी हो गया है, इसी तरह से पत्रकार के एनालिसिस की तरह एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ये तो राहुल गांधी, देखिए कोई नेता बोलता नहीं है कि हम इसमें हार सकते हैं, टक्कर जी, टक्कर है ही जी, नहीं। सारे लोग तो बोलते हैं ना कि हम तो जीत रहे हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी बोलता है कि नहीं, टक्कर है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारा प्रेस क्लब चुनाव में भी देखा, विरोधी दल उतना जबरदस्त नहीं था, फिर भी हमने कहा चुनाव चुनाव है, चुनाव को सही मायने में लेना चाहिए और उसको टक्कर देना चाहिए जैसे सही चुनाव होता है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन दूसरा अगर होगा कि शायद वो हार रहा है इसलिए बोल रहा है। जी, हो सकता है कि हार सकते हैं, हार नहीं सकते ऐसे नहीं है। लेकिन जी, उन्होंने जो हकीकत जो बताया, ये निश्चित रूप में पार्टी को एक नया ऊर्जा देंगे, मेरा मानना है। अभी राकेश जी का बात सुनने के बाद मैं जी, और थोड़ा कुछ बोल सकता हूँ। जी दादा। मैं आता हूँ राकेश जी के